Hello friends, in last lecture we were discussing about how to determine rate law or order of reaction if mechanism of reaction is given। उसमें हमने दो केसेस देखे थे। एक केस था जब RDS स्पेसिफाइड नहीं हो और दूसरा केस है जब RDS स्पेसिफाइड हो। RDS स्पेसिफाइड हो उस केस के फर्दर हमने दो केसेस देखे थे कि जो RDS वाला स्टेप है मल्टी स्टेप रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, उसमें रिएक्टेंट साइड क्या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट हो, इंटरमीडिएट नहीं हो, तो रेट लो जो RDS की इक्वेशन बनती है वही रेट लो इक्वेशन आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बन जाती है। वी हैव टेकन एग्जांपल पर्टेनिंग टू दिस फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड उसमें फर्दर सब केस बनता है, वो बनता है कि भाई RDS में रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट हो लेकिन उसके साथ इंटरमीडिएट भी हो या सिर्फ इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट जरूर हो रिएक्टेंट साइड ऑफ RDS वाली एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इंटरमीडिएट फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कभी भी इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दर्शन नहीं देने चाहिए। रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों हमने उसका भी एग्जांपल देखा। इंटरमीडिएट है तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से इनिशियल रेट लो इक्वेशन लिख लेते हैं। उसमें इंटरमीडिएट नहीं आया तो बल्ले बल्ले, वो तो आपका पहला वाला केस हो गया, वही फाइनल रेट लो इक्वेशन आ गया। अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट आ गया RDS के, क्योंकि रिएक्टेंट साइड होगा तो इंटरमीडिएट आएगा। अब इंटरमीडिएट आ गया तो उसको हटाना है, फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो फास्ट और रिवर्सिबल स्टेप हैं उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा लेंगे K = Q, और वहां से इंटरमीडिएट को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाकर वहां से इंटरमीडिएट्स को हम फाइनली रिमूव कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फाइनली हमारा रेट लो एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट आ जाएगा दैट कैन हैव रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट बट नॉट इंटरमीडिएट। वो हम एक्सेप्टेड रेट लो, उससे हमें ऑर्डर और फाइनल रेट लो मिल जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। किसका? जब RDS मेंशन है लेकिन RDS में इंटरमीडिएट आ रहा है, जैसे ओजोन का O2 में कन्वर्जन, ये रिएक्शन है आपकी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म दे रखा है आपको क्वेश्चन में, सेम वही टाइप के क्वेश्चन जो मैकेनिज्म दे रखा है और ऑर्डर और रेट लो पूछे हैं, मैकेनिज्म दे रखा है आपको। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 मैकेनिज्म दे रखा है। सबसे पहला O3 आपका O2 प्लस O में कन्वर्ट होता है और O प्लस O3 O2 देता है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है और इसका रेट कांस्टेंट K3 है। बोल रखा है कि RDS ये है, RDS इज स्पेसिफाइड। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन, वो हमें देखना है। इंटरमीडिएट O3 एंड O2 तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं O3, लेकिन ये एक इंटरमीडिएट है नेसेंट ऑक्सीजन जो स्टेप 1 में प्रोड्यूस होती है और नेक्स्ट स्टेप 2 में कंज्यूम हो जाती है। इंटरमीडिएट एक स्टेप में प्रोड्यूस होता है और दूसरे में कंज्यूम हो जाता है। तो O नेसेंट ऑक्सीजन इज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। RDS यानी कि स्लो स्टेप मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, ये फास्ट और रिवर्सिबल दे रखा है, तो ये फास्ट और रिवर्सिबल दे रखा है। यहां पे RDS में रिएक्टेंट साइड इंटरमीडिएट है, तो ये केस फर्स्ट का सब केस 2 हो गया। हम जिस तरह कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो रेट लो इक्वेशन उससे लिखेंगे। अगर इससे रेट लो इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगा K3 O3 और O। एक इक्वेशन तो बन गई इससे RDS वाले स्टेप से।
हमें O3 से तकलीफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आ सकते हैं, रिएक्टेंट है ये, बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें सीरियस इश्यू है विद O, क्योंकि इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ सकते। तो इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो फास्ट एंड रिवर्सिबल है उसके लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ इसके ऊपर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, K1/K2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड वाले केमिकल स्पीसीज की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड वाली। जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, K इज इक्वल टू Q, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Q रिएक्शन क्वोशिएंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग लगा देंगे। अब यहां से O रिमूव करना है, तो यहां से हम O क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, O दोस्तों हम लोग लिखेंगे K1/K2 O3 डिवाइडेड बाय O2। इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, तो फाइनली आपका R क्या आ गया बच्चों, K3 O3। O की जगह क्या लिख सकते हैं, K1/K2 O3 आ गया आपका डिवाइडेड बाय O2 आ गया। बच्चों O3 की पावर 1, O3 की पावर 1, तो O3 की पावर 2 आ जाएगा और K3 इधर आ जाएगा। तो फाइनल, अब बताओ इस रेट लॉ इक्वेशन में आपको कोई गड़बड़ी लग रही है? जी नहीं। इसका फाइनल रेट कांस्टेंट K है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि K की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई K की वैल्यू ऑफ K इज K1 K3/K2। ये सब रेट कांस्टेंट आपको दिए हुए होंगे, K1 K2 एंड K3। K पूछा होगा, या फिर इन चारों में से K1 K2 K3 एंड K में से 3 दे रखे होंगे, फोर्थ की वैल्यू भी न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं। ये मैपिंग का एक तरह का क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन पूछा आता है बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इफ यू नो देन इट इज वेरी इजी, इन फैक्ट कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मैं इससे पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, O3 की पावर 2, O2 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ऑर्डर क्या हो गया, +2 एंड -1, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। यहां पे O2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आ सकता है, सॉरी O2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ सकता है, O3 रिएक्टेंट है, वो तो बल्ले बल्ले, मोस्ट वेलकम। तो यहां से ऑर्डर और रेट कांस्टेंट डिटरमाइन किया जा सकता है इतने K1 K3 डिवाइड बाय K2 O3 की पावर 2 डिवाइड बाय O2, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। तो ऑर्डर आपका 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 व्हेन RDS इज मेंशन्ड। हमें पता है K3 की वैल्यू छोटी होगी, K1 और K2 की वैल्यू बड़ी होगी कंपैरेटिवली। जिसका रेट कांस्टेंट सिर्फ छोटा वही RDS होता है। कि आपको ऐसे ही बोल दिया जाए K3 वैल्यू इज स्मॉलर देन K1 एंड स्मॉलर देन K2 एज वेल, तो भी समझ जाना कि K3 वाला स्टेप क्या है, RDS है। K3 वाला स्टेप है वो RDS है। तो ये चीज है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग करेंगे, मान लीजिए जब RDS इसका यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, जब RDS स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा तब इस सेम क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो अब हम केस 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, जब RDS मेंशन हो, सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रेट लॉ इक्वेशन लिखो। उसमें इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट है, तो बल्ले बल्ले वही फाइनल रेट लॉ इक्वेशन हो गई। अगर उसमें इंटरमीडिएट आ रहा है तो बाकी सब फास्ट और रिवर्सिबल रिएक्शन से K इज इक्वल टू Q इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाकर वहां से इंटरमीडिएट का रिएक्टेंट प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेशन पुट कर दो, ताकि इंटरमीडिएट से फाइनल रेट लॉ इक्वेशन गेट रेड ऑफ हो जाए। एंड फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दर्शन दे सकते हैं, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल, ये पूरी कहानी है। तो दूसरी इक्वेशन रेट लॉ के साथ साथ कोच की बताते हैं, जो रिवर्सिबल स्टेप हो उसकी इक्वेशन बताते हैं। 2-3 रिवर्सिबल स्टेप होंगे तो 2-3 K इज इक्वल टू Q इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली इक्वेशन बना लेंगे। अगर मैथमेटिकल ट्विस्ट उनको क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन मेकर, जो एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन देगा उसके लिए। अब लेट अस टॉक अबाउट द केस 2।
केस 2 हम लोग ले लेते हैं। इसी में मैकेनिज्म दे रखा है केस 2। इसी वाले का आंसर को एक बार मैं सजा के रखता हूं। केस 2 क्या था आपका? इफ आरडीएस इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर आरडीएस बोल ही नहीं रखा कि कौन सा आरडीएस है, ना कोई हिंट दे रखा कि किसका रेट कांस्टेंट बहुत छोटा है, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी होगी, सबसे छोटा रेट कांस्टेंट जिसका होगा वही सबसे स्लो होगा, और आरडीएस हम लोग पहचान लेंगे कि आरडीएस है इस डेटा से, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के डेटा से। बट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो क्या करें? ऐसा कोई इन्फर करने का तरीका नहीं है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच? आरडीएस मेंशन नहीं है तो क्या करें? तो हम बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं। स्टेडी मतलब कांस्टेंट होता है, स्टेडी स्टेट मतलब जब कांस्टेंट हो जाए। क्या कांस्टेंट हो जाए? ये एग्जांपल में दोबारा लिखूंगा, पहले स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। स्टेडी स्टेट, स्टेडी मतलब कांस्टेंट होता है, स्टेडी मतलब कांस्टेंट होता है। इंटरमीडिएट एक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड रहता है और दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कंज्यूम होता रहता है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट तो हम लोग लेते नहीं है रिएक्शन में, एज सिंपल एज दैट। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेंगी हर स्टेप वाली, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा और अगले स्टेप में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। तो नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट बढ़ेगी क्योंकि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन का रेट ज्यादा है और डिकम्पोजिशन का रेट कम है। आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इंटरमीडिएट बराबर हो जाते हैं। बहुत लंबे टाइम तक ऐसा चलता है रिएक्शन में, और जब रिएक्शन अबाउट टू एंड है, रिएक्शन का अंत होने वाला है, तब इंटरमीडिएट को खत्म होना है जो मैकेनिज्म में है, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इंटरमीडिएट ज्यादा होगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन कम होगा क्योंकि रिएक्टेंट उसको जो बनाने वाले हैं वही कम पड़ गए। तो बिगनिंग में इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कुछ थोड़े टाइम के लिए, फिर ज्यादातर टाइम कांस्टेंट रहेगी, स्टेडी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और जिस टाइम तक, जिस ड्यूरेशन में इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रही उसको बोलेंगे, उस स्टेट ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी मतलब कांस्टेंट। किसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट? इंटरमीडिएट की। और जब रिएक्शन इज अबाउट टू एंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बना तो है नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट ही बहुत कम हो गई, क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट अपने अंत पे है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कम होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट ज्यादा होगा, तो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन लास्ट में रिएक्शन के अंत के कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए घटेगी। तो ज्यादातर लाइफ रिएक्शन की कहां पर रही? यहां पे मैं इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं और यहां पर टाइम की बात कर लेता हूं जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी। देखो, these two lines must be parallel. What I mean to convey finally through this diagram, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल है।
ज्यादातर ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम हुआ जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंट इंटरमीडिएट ज्यादा बन रहा होगा, रिएक्टेंट को बना रहे होंगे और कम टूट रहा होगा। फिर बाद में इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के अंत पे फिर घटेगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन बीच में ज्यादातर हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट के दौरान। स्टेडी स्टेट के दौरान ज्यादातर लाइफ ऑफ रिएक्शन स्टेडी स्टेट वाली लाइफ रहती है। तो हम जो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे वो स्टेडी स्टेट की कंडीशन मानते हुए स्टेडी स्टेट वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो स्टेडी स्टेट की कंडीशन पे निकालेंगे। तो स्टेडी स्टेट मानते हुए हम लोग वो अप्रोक्सीमेट रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट? बताओ। टाइम के साथ इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन, टाइम के साथ इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। डी बाई डी टी मतलब टाइम के साथ इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है। इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो डी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। अगर ये आपकी K है इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर X है, तो ये वैल्यू आपकी X इज इक्वल टू कांस्टेंट है ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट। तो बस ये एक एड ऑन डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन हम लोग जानते हैं। ये कंडीशन स्टेडी स्टेट की आपको लगानी है और आपका काम हो जाएगा जब आरडीएस क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। इंटरमीडिएट जितने भी हो 1 2 3, तो उनका डी बाई डी टी ऑफ इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0 से मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएंगी और उसका हम यूज करेंगे। ओके, let us understand the steady state approximation in detail through example। अभी दोस्तों मैंने एक ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्जन वाली रिएक्शन ली थी, दोबारा से मैं वही रिएक्शन ले लेता हूं। इसका मैकेनिज्म इस बार कुछ इस तरह दे रखा है। O3 O2 O O2 O O3 O3 O 2O2, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। ये बिल्कुल नहीं बोल रखा कि ये स्टेप आरडीएस, आरडीएस तो मेंशन नहीं कर रखा। लास्ट टाइम ये स्टेप आरडीएस था, ये दोनों कंबाइन करके रिवर्सिबल स्टेप, ये इसका रिवर्स ही है। K1 K2 K3 वही रेट कांस्टेंट है, उन्हीं स्टेप के जो मैंने पहले लिए थे केस 1 में जब आरडीएस मेंशन था, अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल दिया था। यहां पे आरडीएस स्लो नहीं बोल रखा, कहीं पे भी स्लो नहीं लिख रखा, आरडीएस इज नॉट स्पेसिफाइड। तो हम कैसे करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की? di by dt, I फॉर इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कांस्टेंट रखेंगे स्टेडी स्टेट के दौरान, बस वो कंडीशन हम लोग एड ऑन यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। फाइन, ओके। अब इसका हमें क्या निकालना है? व्हाट इज रेट लॉ इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये दे रखा है पूरा मैकेनिज्म इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। रेट लॉ इक्वेशन निकालनी है, ऑर्डर निकालनी है। तो रेडियस स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम समझ गए केस 2 का करस्पॉन्डिंग का न्यूमेरिकल है। अब पूछा है कि रेट लॉ ऑर्डर, तो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से करेंगे। ओके, पहले क्या आया था आपका आंसर? ये आया था। अब मैं यहां पे कुछ कैलकुलेशन करता हूं। सी, कोई आरडीएस है नहीं, पर मैं एक चीज जानता हूं
इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो 1/2 माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओजोन एंड 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओजोन कैसे लिख सकते हैं? तीनों स्टेप देखो, K1, K2 एंड K3। यहां मेरे को K1 लिखना था, सॉरी, दैट इज समथिंग रॉन्ग। K1 लिखना है तो बताओ, ओजोन इससे टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इससे ओजोन बन रहा है और इससे ओजोन टूट रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका रेट ओजोन का डिसोसिएशन का K1O3, इससे तो ओजोन टूट रहा है। K2O2 की पावर 1, O की पावर 1, इससे ओजोन बन रहा है तो क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ये नेट रेट, माइनस मतलब नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन। आप तो फॉर्मेशन कर लीजिए, प्लस मतलब फॉर्मेशन और माइनस मतलब नेट डिसोसिएशन की बात करेंगे। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन कर लो, इधर यहां से ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये पहले ये कर लो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, फिर सारे रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ओजोन कर लेंगे। कोई केमिकल स्पीशीज, इस चीज का ध्यान रखें, कोई केमिकल स्पीशीज कई रिएक्शन का हिस्सा है। मान लीजिए R1, R2, R3 तीन रिएक्शन के रेट है जिनसे वो स्पीशीज बन रही है। R4, R5, R6 तीन रेट से वो स्पीशीज टूट रही है, डिसोसिएट हो रही है। हम बोल रहे हैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो सारे रेट ऑफ फॉर्मेशन का समेशन माइनस सारे रेट ऑफ डिसोसिएशन का समेशन, R1, R2, R3 का समेशन माइनस ब्रैकेट में R4, R5, R6 का समेशन। हम बोले कि नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन बताओ, माइनस लगा दे तो माइनस DA/dt, A वो केमिकल स्पीशीज है, तो क्या हो जाएगा? सारे रेट ऑफ डिसोसिएशन का समेशन माइनस सारे रेट ऑफ फॉर्मेशन का समेशन। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। एक केमिकल स्पीशीज जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्शन का हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है, तो उसका किसी से बन रही होगी केमिकल स्पीशीज, किसी से फॉर्म हो रही होगी, किसी से डिसोसिएट, उसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे तो सारे रेट जिससे बन रहा है उनका समेशन माइनस सारे रेट जिनसे टूट रहा है उनका समेशन, और नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे तो सारे रेट ऑफ जिनसे डिसोसिएट हो रहा है उन सारे रेट का समेशन माइनस जिनसे टूट रहा बन रहा है उन सारे रेट के समेशन का माइनस कर देंगे। जैसे मैं यहां पे प्लस मतलब नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 और माइनस मतलब नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O3। अब O3 यहां से बन रहा है, यहां से O3 जा रहा है, टूट रहा है, यहां से भी जा रहा है, तो यहां से बन रहा है तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं तो फॉर्मेशन का देखो O2 प्लस O2 एंड O, जो कोफिशिएंट है वही पावर, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेप्स है। K2 O2 एंड O, थोड़ी जगह बना लेते हैं इधर। DO3/dt क्या लिख सकते हैं? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 यहां, और इन दोनों से रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O3 है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? O की पावर 1, O2 की पावर 1, K2 O2 की पावर 1 एंड O की पावर 1। इससे टूट रहा है तो K1 O3 की पावर 1, इससे भी ओजोन जा रहा है, टूट रहा है, तो O3 की पावर 1 O की पावर 1। ये हो जाएगा। यहां पर हमें O को हटाना है, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, इसको यहां डायरेक्टली पुट कर देंगे ये वैल्यू, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें तकलीफ क्या है? इंटरमीडिएट O को हटाना होगा। O3 से हमें तकलीफ नहीं, O3 तो रिएक्टेंट है। O2 से भी तकलीफ नहीं है, O2 O3 से तकलीफ नहीं है, बट O से तकलीफ है, O नहीं आना चाहिए। रेट लो इक्वेशन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, तो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लेंगे। क्या? इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता। DO/dt इज इक्वल टू 0। पहले DO/dt है क्या? इससे बन रहा है ऑक्सीजन, इससे टूट रहा है ऑक्सीजन, इससे भी टूट रहा है ऑक्सीजन, तो बताओ किससे बन रहा है? K1O3 फर्स्ट रिएक्शन के रेट से, इससे भी
इससे टूट रहा है ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा K2O2NO, राइट। इससे भी टूट रहा है तो क्या हो जाएगा K3O3NO। बताओ ये रेट क्या होना चाहिए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है कि d/dt ऑफ इंटरमीडिएट इज 0, यही तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन यही है। तो दोस्तों इससे मेरा आ जाएगा, ओ को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से मेरा आ जाएगा, यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूं, या यहां पर रहने दो 1 मिनट, बड़ा होश पोश हो जाएगा इधर करने से। तो यहां पर अगर मैं लूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन K1O3 डिवाइडेड बाय K2O2 प्लस K3O3, ये हो गया आपका O को रिमूव करने का तरीका। तो ये फाइनली आपकी इक्वेशन 1 आ गई। और यहां से अगर मैं देखूं O यहां और यहां से कॉमन है, तो आ गया दोस्तों मेरा K2O2 K2O2 O कॉमन आ गया, यहां आ गया K3O3 और यह आ गया माइनस K1O3। पर यहां ब्रैकेट में क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन आ गया फॉर दिस DO3/dt। देखो भाई साहब DO3/dt, ये तो DO3/dt निकल गया, तो हमारा रेट आ गया। O3 को हमें हटाना है, तो O3 को यहां पर पुट कर देते हैं, O3 को यहां पर पुट कर देंगे, तो O3 हमारा ये है। बताओ DO3/dt क्या लिख सकते हैं हम, K1O3 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, K2O2 माइनस K3O3 डिवाइडेड बाय K2O2 प्लस K3O3 और माइनस K1O3 तो है ही है। थोड़ा एक्सपेंड करके देखिए इसको, थोड़ा मैं एक्सपेंड करके देखूं इसको, DO3/dt क्या आ जाएगा, क्या जाएगा K1 K3O3 स्क्वायर और K1 K2O2O3, यहां पे आ जाएगा K1 K2O2O3 माइनस प्लस, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका -2 K1 K3O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2O2 प्लस K3O3। बाकी ये कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको वेरी क्लियरली, ये आ गया आपको, ठीक है। अब इसको मुझे क्या चाहिए, 1/2 माइनस DO3/dt, ये तो DO3/dt आ गया, DO3/dt आ गया बच्चों, माइनस कर दूंगा तो माइनस हट जाएगा इधर से, और अगर मैं माइनस DO3/dt ये आ गया, और यही क्या है मेरा, दिस थिंग इज सेम एज दिस। तो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया इधर, अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं इधर, तो R क्या आ गया दोस्तों, K1 K3O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2O2 की पावर 1 K3O3 की पावर 1, ये मेरा फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन आ गया।
अब अभी तक जो आरडीएस दे रखी थी सेम रिएक्शन का मैकेनिज्म में आरडीएस दे रखी थी तब कैलकुलेट की थी ये भाई, इससे हम बोले कि क्या रेट कांस्टेंट है, तो नॉट डिफाइंड सीइंग दिस व्हाट इज द ऑर्डर, नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्टली कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पावर का समेशन करते हैं, ये तो डिनोमिनेटर में ऐसे है समेशन करके, तो डायरेक्टली कोई गुणा में तो है ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन जिसका देख सके, इसलिए रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर इससे डिटरमिनेबल नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बोल दूं, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, फाइन, ये रहेगा और रेट लॉ इक्वेशन आपकी आ गई है। अब ऑर्डर पूछे तो इससे तो ऑर्डर और रेट कांस्टेंट नहीं बता सकते हैं। आप बोलोगे सर पहले तो ये आया था अब ये आया, ये तो अलग अलग है भाई, सेम रिएक्शन लेकिन वहां से रेट लॉ एक्सप्रेशन अलग है, यहां से रेट लॉ एक्सप्रेशन अलग है, वहां पे और यहां पे ये दोनों एक्चुअल में सेम है। अगर एक और कंडीशन दे दूं तो जो इसके टाइम पे हमें मालूम थी कि आरडीएस कौन सा है, आरडीएस कौन सा था, वहां पर R3 था, ये आरडीएस था, यानी कि K3 बहुत छोटा है, क्या है, K3 बहुत छोटा है। इफ स्टेप 3 इज आरडीएस तो स्टेप 3 इज आरडीएस तो K3 K1 से भी बहुत छोटा होगा और K3 K2 से भी बहुत छोटा होगा। इफ स्टेप 3 इज आरडीएस में ये इंफॉर्मेशन दे दूं तो K3 बहुत छोटा होगा। अब K2 के सामने K3 बहुत छोटा है तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसके सामने नगण्य हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, और ये नेग्लिजिबल हो गई दोस्तों, ये नेग्लिजिबल हो गई दोस्तों, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस प्लस दिस इज K2O2 प्लस K3O3 कैन बी टेकन एज K2O2। बताओ इस चीज को यूज करते हुए, क्योंकि K3 नेग्लिजिबल है K2 के सामने, तो ये K2 वाला है K3 वाला है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी, ये बहुत छोटी, इज इक्वल टू जो बड़ी वाली है बहुत बड़ी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यूजिंग दिस कंडीशन आरडीएस हमें पता है तो डिनोमिनेटर को सिर्फ ये लिख सकता हूं। अब नजर घुमा के देखो, यहां पर और यहां पर जब आरडीएस पता था और जब आरडीएस यहां पे कंडीशन लगा दी, दोनों सेम है। अब इसका ऑर्डर भी 1 है और रेट लॉ इक्वेशन भी सेम है, तो दोनों मेथड से करेंगे तो इवेंचुअली ऑर्डर एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। लेकिन यहां पर आरडीएस नहीं पता तो रेट इक्वेशन तो हमें आ जाएगी, लेकिन फाइनल हमें कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन, कंडीशन ऑफ विच इज स्लोवेस्ट स्टेप। तो फिर आपको इस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाली रेट लॉ इक्वेशन भी जो आरडीएस दे रखा था उस वाली रेट लॉ इक्वेशन जो निकाली थी उससे अपने आप मैच होती हुई दिखाई देगी। आप ऑर्डर और रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, राइट दोस्तों। ओके, तो इसको अगर मैं देखूं, इसको कंपेयर करूं के O3 डिवाइड बाई O2 से, तो रेट कांस्टेंट आपका वही आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 आ गया, 2 - 1 is 1, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दोस्तों अगर मैकेनिज्म दे रखा है और रेट लो आपको पूछा है इस तरह के न्यूमेरिकल में, आरडीएस मेंशन है तो उससे रेट लो इक्वेशन, इंटरमीडिएट नहीं है तो बल्ले बल्ले वही रेट लो आ जाएगा फाइनल। अगर इंटरमीडिएट है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ, K = Q, के यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा हूँ जैसा बोलते आए केमिकल इक्विलिब्रियम और उन सब में, आयनिक इक्विलिब्रियम में K = Q, Q रिएक्शन कांस्टेंट है, वहां से आप इंटरमीडिएट उस इक्वेशन से हटाकर रेट लो की इक्वेशन में जो इंटरमीडिएट है वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, इंटरमीडिएट गायब हो जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन। अगर आरडीएस मेंशन नहीं है तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में di/dt = 0 और I है कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट पे कांस्टेंट होती है, तो टाइम के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट 0, जितने इंटरमीडिएट होंगे उतने di/dt = 0 से इक्वेशन आपकी बन जाएगी मैथमेटिकली सोल्व करने के लिए। और एक तो सारे रेट्स का आपस में कोरिलेशन जानते ही हो, तो वो ओरिजिनल रेट्स का कोरिलेशन तो आपको यूज होगा ही होगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में। तो बस इन दो चीजों का ध्यान रखोगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन आपसे बिंदास हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पे विराम चिन्ह लगाते हैं, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट
ये हमारी बेसिक चीज हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एंड विच इज द जान ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की पूरी जान शान आन सब कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन अभी तक जो पढ़ रहे थे वो काम की चीज है, लेकिन आगे जो पढ़ेंगे मेरे दोस्तों वो बहुत बहुत काम की चीज होगी। तो बी एनर्जेटिक, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।